हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। और चलिए सम सॉल्व करने से पहले फिर से थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे हम अर्क ऑफ ए सर्कल के बारे में समझते हैं, जिसके अंदर हम मेजर अर्क क्या होता है और माइनर अर्क क्या होता है ये एक बार देखने वाले हैं। तो सपोज करिए एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है और एक ये सीकेंट है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रहा है, जिसकी वजह से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। उसमें से एक ये पार्ट है जिसके अंदर सेंटर दिखाई दे रहा है और एक ये पार्ट है जिसके अंदर सेंटर नहीं दिख रहा है। तो जिस किसी भी पार्ट के अंदर सेंटर दिखता है वो पूरा का पूरा जो अर्क होता है, जिसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये रेड वाला जो पोर्शन है इसको बोलेंगे मेजर अर्क, और जिसके अंदर सेंटर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं माइनर अर्क। और अगर सीकेंड यहाँ से चला जाता है सेंटर से, तो ना इसके अंदर सेंटर होगा ना इसके अंदर सेंटर होगा, तब वो सेमी सर्कल हो जाएगा, तब वो हाफ ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए ये इतना आपको बताना था कि मेजर अर्क किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सेंटर होगा, जिसका मेजर जो रहेगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और माइनर अर्क उसको बोलेंगे जिसके अंदर सेंटर नहीं होगा, एक फिगर को देख के। और मेजरमेंट में अगर देखेंगे तो जब पूरे सर्कल का अगर मेजर देखेंगे तो 360 डिग्री होता है। डिग्री की टर्म्स की बात करें, सेंटीमीटर नहीं है कि आप बोलो कि 360 सेंटीमीटर होता है, वो लेंथ ऑफ अर्क होता है। हम मेजर ऑफ अर्क के बारे में बात करें जो इन टर्म्स ऑफ डिग्री रहेगा, तो पूरे सर्कल का जो मेजर होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर वो 180 डिग्री से एक भी पॉइंट भी अगर डिग्री बढ़ जाता है तो वो मेजर अर्क होएगा। मतलब 180 हाफ होता है 360 का। तो अगर 181 हो गया तो इसको मेजर बोलेंगे, और दूसरा वाला 179 रहेगा जो माइनर रहेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा नेमिंग देख लेते हैं। जैसे देखिए कि अगर इसका नाम A है और इसका नाम B है, और ये जो अर्क है इसका नाम यहाँ पे अगर Z है, तो इस माइनर अर्क का नाम आप लिख सकते हो अर्क AZB। और जब आप मेजर लिखने चलोगे तो M अर्क AZB, और विच इज़ इक्वल टू जो भी उसका डिग्री रहेगा वो बताओगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम डिग्री के टर्म्स में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डिग्री के, ना कि लेंथ के। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये 90 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। हाँ, आप एंगल बता सकते हो। तो इस अर्क का नाम आप AZB बोल सकते हो या BZA बोल सकते हो। और ये जो मेजर अर्क है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका नाम हो सकता है मेजर अर्क AXB या BXA बोल सकते हैं। अगर एक नाम और दिख रहा है तो आप उसको ऐसा ही बोल सकते हो AYB या BYA। आप इस तरह नहीं बोल सकते हो AXYB। चार नंबर नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम 3 है और मिनिमम 2 भी है स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि अर्क AB बोलूँ, तो A और B बोला है, तो क्या ये है AB, क्या ये है AB? क्योंकि अगर आप राउंड चलोगे तो भी AB होता है, और अगर ऐसा राउंड करेंगे तो भी AB होता है। तो जब दो अल्फ़ाबेट से अगर किसी अर्क का नाम दिया जाता है तो आप याद रखिए जो सबसे छोटा होता है वो अजूम किया जाता है, मतलब ये वाला अर्क रहेगा। मतलब अर्क AB और अर्क AZB ये दोनों एक ही चीज़ रहेंगी, ना कि आप बड़ा वाला लोगे। याद रखिए जब भी दो लेटर से अगर अर्क का नाम लिखा है तो जो छोटा दिखता है वो आपको समझना है। तो ये मेजर अर्क और माइनर अर्क हमने समझा। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं दूसरा चीज़, जैसे सेंट्रल एंगल क्या होता है, किसको बोलते हैं, और क्या होता है मेजर ऑफ एन अर्क। तो सपोज एक सर्कल है और उसका एक सेंटर है, और सेंटर के ऊपर अगर आपने एक एंगल बना दिया है तो इस एंगल को बोलेंगे सेंट्रल एंगल। और ये थीटा उसका मेजर बता रहा है, जितना भी मेजर रहेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, जो भी रहेगा वो उसका मेजर रहेगा। तो सेंट्रल एंगल आप बस इतना समझिए कि वो एंगल जो सेंटर पे बनेगा वो सेंट्रल एंगल रहेगा। सेंटर को छोड़ के अगर कहीं पे बनता है तो वो सेंट्रल एंगल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये सेंट्रल एंगल हो गया। अब मेजर ऑफ एन अर्क का क्या मतलब है, जैसे अगर ये एंगल को देखेंगे तो इसका जो एक आर्म है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट A पे, और दूसरा आर्म है सर्कल को वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है B पे। और अगर ये अर्क के बीच में एक पॉइंट और लेते हैं Z, तो ये जो अर्क AZB है, माइनर अर्क AZB, इसका अगर आप मेजर फाइंड आउट करोगे, मेजर कितने डिग्री का है, तो वो थीटा के बराबर रहेगा स्टूडेंट्स, सेंट्रल एंगल के बराबर रहेगा। इसका जो भी मेजर रहेगा वो उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा 100 डिग्री है तो समझ जाइए कि फिर इस अर्क का जो मेजर है वो भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री है अगर, तो ये 100 डिग्री होता है। तो इसके पीछे एक और अर्क आपको दिख रहा है जो बोलते हैं मेजर अर्क, क्योंकि अब देखिए माइनर अर्क ये 100 डिग्री है तो वो छोटे ही रहेगा। आप सेंटर की बात यहाँ पे मत ली, क्योंकि सेकेंड से बात नहीं कर, हमें एक एंगल बता रहे हैं। आप ऐसा मत बोलिए कि इसके अंदर सेंटर दिख नहीं रहा है। मेजर के टर्म में भी मैंने आपको बताया था 180 से छोटा रहेगा तो वो माइनर अर्क है, और 180 से बड़ा रहेगा तो वो मेजर अर्क है। अगर सेकेंड नहीं है तो सेंट्रल एंगल पे इस कंडीशन पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे मेजर अर्क जो है, अगर इसके ऊपर एक पॉइंट X है तो इसका मेजर क्या होगा। जैसे इसका मेजर अगर ये 100 डिग्री है
तो ये अर्क का भी मेजर कितना हो गया 100 डिग्री। और मेजर के बारे में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, 100 डिग्री है, 100 सेंटीमीटर नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि ये लेंथ 100 सेंटीमीटर हो रहा है, उसको सेंट्रल एंगल में जो एंगल बनता है उसके मेजर से उसको मेजर किया जाता है। तो इसका भी तो कुछ मेजर होगा, जैसे अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो ये अर्क 100 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितना होगा इस तरफ से, अगर ऐसा हम देखेंगे तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, तो आपको मालूम है कि पूरा मिला के 360 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा 260 हो जाएगा। और अगर ये 260 होता है तो अर्क AXB जो है वो भी कितना हो जाएगा 260 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा मिला के कितना होता है 360 होता है। तो ये आपको मेजर ऑफ एन अर्क समझना पड़ेगा। अगर सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल का जो भी मेजर होता है वही उसके करस्पॉन्डिंग अर्क का भी मेजर होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा कंसेप्ट। तो चलिए अब ये जो टर्म है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, मतलब दो आर्क को आप इक्वल कब बोल सकते हो और कब नहीं बोल सकते हो। तो जैसे दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर जो है सेम है, और हमने यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बनाया इसका नाम है O सेंटर का, और यहाँ पे हमने सेंट्रल एंगल इस तरीके से बनाया कि ये सेंट्रल एंगल ये सर्कल के लिए भी है और यही सेंट्रल एंगल बड़े वाले सर्कल के लिए भी है। तो अब अगर यहाँ पे ये जो एंगल है ये अगर 100 डिग्री है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम अगर हम ले लेते हैं DAE और B, और यहाँ पे इस अर्क का नाम DE भी बोल सकते हो या DYE, और इस अर्क का नाम AB भी बोल सकते हो या AZB बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि मेजर ऑफ अर्क DYE या DYE कितना है, तो सिंस ये सर्कल में ये सेंट्रल एंगल है और उसी के सामने उसी का करस्पॉन्डिंग अर्क की बात हो रही है DYE की, तो ये अगर 100 डिग्री है तो DYE भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। फिर अगर हम बड़े सर्कल की बात करते हैं और AOB एंगल को कंसिडर करते हैं तो वो 100 डिग्री दिया है, और AOB से जो करस्पॉन्डिंग अर्क बन रहा है, इंटरसेप्टेड अर्क जो बन रहा है उसका नाम है AZB। तो अगर किसी ने मेजर अर्क AZB आपसे पूछा AZB, तो उसका मेजर क्या होगा। तो अगर आप ये सर्कल को भूल जाते हो तो आपको एक बड़ा सर्कल दिखता है और एक सेंट्रल एंगल दिखता है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रल एंगल का मेजर और उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड अर्क का, उसके अंदर जो आर्म्स के अंदर जो अर्क रहता है उसका मेजर और सेंट्रल एंगल का मेजर सेम होता है। तो AZB भी जो होगा 100 डिग्री होगा। तो क्या ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट अर्क बोल सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका मेजर इक्वल है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब लेंथ की बात होती है। जैसे अगर आप यहाँ से चलते हो और यहाँ पे पहुँचते हो, और आपका फ्रेंड यहाँ से चलता है और यहाँ पे पहुँचता है, तो आप दोनों में से ज़्यादा ट्रैवल किसने किया, क्या आप दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो नहीं, इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है और इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो इसका मतलब है कि दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है, तो लेंथ दोनों का सेम नहीं है, तो वो दोनों के दोनों अर्क मतलब मेजर अर्क DYE ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट अलग चीज़ होता है स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। किसको नहीं है? मेजर अर्क AZB को, ऑल्दो उनके मेजर्स सेम हैं, दोनों के मेजर सेम है, लेकिन वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। और क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए? तो क्योंकि ये रेडियस का डिफरेंस हो गया। यहाँ तक का जो रेडियस था उसके बेस पे ये डिस्टेंस कंसिडर मेरा मतलब मिला, और ये जो डिस्टेंस था रेडियस जो यहाँ से बढ़ के आगे आ गया उसके वजह से ये वाला डिस्टेंस मिला। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, अगर ये रेडियस और आगे आता है तो यहाँ पे अगर कोई सर्कल बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक तो वो और बड़ा रहेगा। तो रेडियस अगर चेंज होता है तो अर्क के लेंथ भी चेंज हो जाएंगे, तो अर्थ का कॉन्ग्रुएंसी भी चेंज हो जाएगा, अर्थ का मेजर चेंज नहीं होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल की अगर बात करेंगे तो वो सेम रहेगा। इसका भी मेजर 100 डिग्री है, इसका भी मेजर 100 डिग्री है इसका, लेकिन इसका लेंथ अलग है और इसका लेंथ अलग है, ये ज़्यादा लेंथ वाला है, ये कम लेंथ वाला है। तो ये दोनों अर्क कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऑल्दो उनके मेजर्स सेम है स्टूडेंट्स। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए फिर दो बातें आपको ध्यान देना चाहिए, उनके मेजर्स भी सेम होना चाहिए और उनके लेंथ भी सेम होना चाहिए। तो वो अगर एक एंगल और बना दिया जाए 100 डिग्री का तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर जैसे यहाँ पे हमने 100 बनाया है, एक 100 अगर यहाँ पे बना देते हैं तो फिर ये अर्क और वो अर्क और ये अर्क और वो अर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि उनके मेजर्स भी सेम रहेंगे, उनके लेंथ भी सेम रहेंगे। तो ये आपको समझना है, ये सारी चीज़ आप प्लीज़ समझते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ अर्क्स। अब अर्क्स को आप प्लस कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे इतने बहुत सारे अर्क है, अगर अर्क AX को मेजर अर्क, एक मिनट, मेजर अर्क AX प्लस मेजर अर्क, देखिए AX प्लस XY कर देते हैं, XY थोड़ा राइटिंग पे आप वो करिए, तो आपको मिल जाएगा एक नया अर्क जो है मेजर अर्क AXY।
ए एक्स वाई। फिर से देखिए कि हमने क्या किया, ए एक्स, इसका स्टार्टिंग ए था, इसका एंडिंग एक्स था, और दूसरे वाले का स्टार्टिंग एक्स था, उसका एंडिंग वाई था। दोनों के लिए ये जो था कॉमन था, तो इसको और इसको प्लस करने पे आपको मिला ये चीज़। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि या ऐसा समझिए कि ए एक्स वाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अर्क ए एक्स वाई के साथ अगर आप प्लस करते हो, देखिए जब ए एक्स वाई बोला तो यहाँ से लेके यहाँ तक समझिए, और फिर दूसरा अर्क वाई भी कर रहा हूँ मैं, मेजर अर्क वाई बी, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए ए एक्स वाई में वाई एंडिंग था और वाई बी में वाई इनिशियल पॉइंट था, दोनों में वाई कॉमन था। तो जो नया अर्क मिलेगा उसमें आपको ये वाई कॉमन लिखना पड़ेगा, और इसका स्टार्टिंग ए था तो ए लिखना पड़ेगा, और इसका एंडिंग बी था तो बी लिखना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा ए वाई बी। मतलब ए एक्स वाई को वाई बी के साथ अगर ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ए वाई बी। मतलब देखिए कॉमन चीज़ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर प्लस करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ अर्क, या आप इसको बोल सकते हो अर्क एडिशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। और जो हम लिखने वाले हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अर्क एडिशन प्रॉपर्टी, इसको इस तरह भी बोला जाता है। लेकिन अब क्या चीज़ नहीं है, कैसा ऐड आप नहीं कर सकते हो। देखिए आप ऐसा ऐड नहीं कर सकते हो, जैसा मैंने बोला कि ए एक्स वाई मेजर अर्क ए एक्स वाई प्लस मेजर अर्क, देखिए ए एक्स वाई प्लस एक्स वाई बी मेजर अर्क एक्स वाई बी। और आप सोचोगे कि हमने ए एक्स वाई प्लस एक्स वाई बी किया तो हमको ए वाई बी मिलेगा या ए एक्स बी मिलेगा, मेजर अर्क ए वाई बी या ए एक्स बी। तो ये चीज़ टोटली रॉन्ग है, क्योंकि जब हमने ऐड किया तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक में एंड पॉइंट इसका देखा, तो दूसरे वाले का एंड पॉइंट यहाँ से नहीं शुरू हुआ है, इनिशियल पॉइंट उसका यहाँ से। तब ये इतना पार्ट डबल कैसे आएगा, ये प्लस ये नहीं हो सकता है, ये प्लस ये। आपको इसका एंड पॉइंट और आगे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है जब हम ऐड करेंगे, और ये हम सम सॉल्व करने में करने भी वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम का सिर्फ रिजल्ट देखने वाले हैं, और वो लिखा है कि द कॉर्ड्स corresponding to congruent arcs of a circle या और congruent circles are congruent। देखिए इसका मतलब क्या है कि सपोज ये फिगर है, तो द chords of corresponding to congruent arcs देखिए द chords corresponding to congruent arcs, इसका मतलब है ये चीज़ आप समझिए। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब है कि ये जो कंडीशन है, या आप दो सर्कल बना के भी बता सकते हो जो कॉन्ग्रुएंट रहना चाहिए, या एक ही सर्कल के अंदर। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, इसके अंदर आपको दो कॉर्ड दिख रहा है, एक AD और एक AC। आपने एक ही सर्कल में दो कॉर्ड बनाया है, और यही चीज़ आप दो सर्कल बना के एक को एक सर्कल में और दूसरे कॉर्ड को दूसरे सर्कल में बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हम वो नहीं देख रहे, हम सेम सर्कल की बात करें, एक ही सर्कल में क्या देख रहे देखिए, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट अर्क्स। कॉन्ग्रुएंट अर्क्स का मतलब क्या है, जैसे अगर इस फिगर में आपको अगर बोला जाए कि अर्क APC और अर्क DQE, ये दोनों अर्क कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट अर्क्स हैं, ये दोनों भी अर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग में कॉर्ड कौन सा बन रहा है, एक AC बन रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग में जो कॉर्ड बन रहा है वो DE बन रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट अर्क के करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब आपको सिंपल वे में इतना समझना है कि अगर दो अलग अलग सर्कल की बात करें, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की या सेम सर्कल की बात करें, अगर सेम सर्कल में दो अर्क ऐसे हैं जो इक्वल हैं, तो उनके सामने जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं जैसे AC और DE, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आपको दो अर्क सेम मिलते हैं, इक्वल मेजर के मिलते हैं, इक्वल लेंथ के मिलते हैं, तो आप बता दीजिए कि फिर उनके सामने जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही चीज़ हम उल्टा करेंगे अभी, कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग अर्क भी इक्वल हो जाएंगे। उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के जो करस्पॉन्डिंग अर्क्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इस बार क्या होगा कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फिर ये अर्क और ये अर्क इक्वल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिए, वाइस वर्सा है। अगर कॉर्ड अर्क्स इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल रहेंगे, और अगर कॉर्ड इक्वल है तो अर्क्स इक्वल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ हमने देखा है। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, और पीछे जितना भी चीज़ आपने देखा है अगर आपको सब याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। आपको अच्छी तरह जब समझ में आ जाएगा तब हम सम शुरू करेंगे ये वाला। तब मतलब मैं तो सम शुरू कर रहा हूँ, तब आप सम्स देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि इन फिगर 3.37, मतलब इस फिगर में पॉइंट G, D, E, F आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। तो पॉइंट G, फिर D और E और F ये कॉन्साइक्लिक है, जिसका मतलब एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं।
ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, और उन सभी पॉइंट्स का जो सेंटर है वो है सी। और फिर आगे लिखा है कि एंगल ई सी एफ इज़ 70 डिग्री। अब ये जो एंगल ई सी एफ है ये है 70 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। और मेजर अर्क डी जी एफ, और ये जो डी जी एफ आर्क देख रहे हो डी जी एफ, ये अर्क का जो मेजर है वो 200 डिग्री है। फिर हमसे बोला कि फाइंड मेजर अर्क डी ई, तो आपको डी ई फाइंड करना है। और फिर दूसरा आपको बोला कि अर्क डी ई एफ, और आपको फिर डी ई एफ फाइंड आउट करना है। तो एक आपको ये फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको ये फाइंड आउट करना है पूरा। तो चलिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम ई एफ फाइंड आउट करते हैं अर्क, और ई एफ अर्क आपको 70 डिग्री इसलिए मिलेगा क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है, क्योंकि सी इज़ द सेंटर। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ई एफ भी 70 हो जाएगा, और एक बार ई एफ मिलेगा तो डी ई किस तरह मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले बोलते हैं कि एंगल ई सी एफ इज 70 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है, आप लिख सकते हो गिवन। और फिर अब अगर ये 70 डिग्री है तो आपको पता है कि ई एफ जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर मेजर अर्क ई एफ जो है ई एफ ये भी हो जाएगा 70 डिग्री, और इसका रीज़न है सेंट्रल एंगल। आप सिर्फ सेंट्रल एंगल लिखिए, आपको बहुत हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो अब आपको ई एफ मिल गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ई एफ आपके पास है 70 डिग्री, और यहाँ पे डी जी एफ 200 डिग्री दिया है। डी जी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक 200 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिला है 70 डिग्री, तो बचता है डी ई, और वही आपको फाइंड आउट भी करना है। तो हमको पता है कि सर्कल का पूरा जो मेजर होता है वो 360 होता है। तो ये प्लस ये आपको मिल जाएगा 360, जिसमें से ये दोनों आपके पास है तो ये मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों को प्लस करके बताते हैं, जिससे आपको डी ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो आप लिखिए कि मेजर अर्क डी जी एफ प्लस मेजर अर्क ई एफ फिर प्लस मेजर अर्क डी ई, जिससे पूरा सर्कल कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो होता है 360 डिग्री। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए कि मेजर ऑफ ए सर्कल इज़ 360 डिग्री। कोई भी सर्कल का मेजर कितना होता है 360। अब इसमें से हमारे पास डी जी एफ का वैल्यू है, डी जी एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया है 200, तो इसके प्लेस पे लिखते हैं 200। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 डिग्री, फिर प्लस अर्क सी ई, सॉरी ई एफ, अर्क ई एफ, सी नहीं है ये अर्क है। तो अर्क ई एफ हमने अभी फाइंड आउट किया, वो है 70 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 70 डिग्री, फिर प्लस अर्क डी ई, तो मेजर अर्क आएगा स्टूडेंट, सब मिस्टेक हो जा रहा है, अर्क मेजर अर्क डी ई विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, फिर प्लस मेजर अर्क डी ई विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर अर्क डी ई इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो अब ये आपको मिलता है 90 डिग्री। तो मेजर अर्क डी ई आपको मिल गया 90 डिग्री। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। तो चलिए अब आपको डी ई जो है वो मिल गया। अब आपसे दूसरा जो पूछा है वो डी ई एफ पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है, ये वाला। तो डी ई एफ कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? डी ई एफ का मतलब है डी ई प्लस ई एफ, अर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मेजर अर्क डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर अर्क डी ई प्लस मेजर अर्क ई एफ। तो डी ई को और ई एफ को प्लस करेंगे तो डी ई एफ मिलेगा, जिसमें से डी ई अभी हमने फाइंड आउट किया 90, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ई एफ भी हमने देखा है 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, और फिर दोनों को अगर मिला देंगे तो मिल जाएगा आपको 160 डिग्री। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं कि देयरफॉर मेजर अर्क डी ई एफ, जो यहाँ पे पूछा है डी ई एफ इज़ इक्वल टू 160 डिग्री, और इसको बॉक्स में लिख लेते हैं। तो चलिए डी ई भी हो गया और डी ई एफ भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 3.38 मतलब इस फिगर में ट्राइंगल QRS इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, और हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, वो ये भी आपको मालूम है। फिर आपको प्रूव क्या करना है कि दो चीज़ आपको प्रूव करना है कि पहला अर्क RS, तो ये जो RS अर्क है ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए अर्क QS को, और वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए अर्क QR को। तो ये तीनों जो अर्क है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको पहला चीज़ बताना है। दूसरा आपको प्रूव करना है कि अर्क QRS, ये जो QRS ये जो अर्क है ये अर्क 240 डिग्री का है, ये आपको बताना है। तो चलिए किस तरह प्रूव करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ट्राइंगल QRS इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा तो आपको मालूम है कि फिर ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो अगर ये तीनों साइड इक्वल होता है तो ये तो साइड है ट्राइंगल के लिए, लेकिन सर्कल के लिए हम कॉर्ड बोल सकते हैं कि ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है। तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग अर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर ये कॉर्ड और अगर ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो ये अर्क और ये अर्क इक्वल हो जाएंगे। बस दो लाइन में आपको ये फर्स्ट वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले शुरू करते लिखते कि ट्राइंगल QRS इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखते हैं कि ट्राइंगल QRS इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल आप लिखिए प्लीज़। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर कॉर्ड, तो पहले यहाँ पे RS है तो ये वाला कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड RS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड। दूसरा यहाँ पे QS है तो कॉर्ड QS लेते हैं, कॉर्ड QS, और विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड QR। तो यहाँ पे QR भी है तो QR, और उसके बाद तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हमने क्या सीखा था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके जो सामने वाले अर्क्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हम डायरेक्टली अर्क को इक्वल बता देंगे। तो स्टेटमेंट है कि करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग अर्क्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर RS, वैसे तो देखिए ये और ये तीनों भी अर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसमें से RS को पहले लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर अर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू अर्क QS और विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू अर्क QR। तो ये तीनों के तीनों अर्क इक्वल हो जाएंगे और आपका ये जो प्रूफ था फर्स्ट वो हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं 1, जहाँ जिसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो देखिए आपका फर्स्ट जो प्रूफ था वो हो चुका है। अब आपको सेकेंड क्या करना है कि QRS जो है, मतलब अगर ये वाला QRS ये आपको 240 डिग्री प्रूव करना है। तो अब ये 240 डिग्री कैसे प्रूव करोगे? तो उसके लिए देखिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम ये अर्क को QS को मतलब मेजर अर्क QS के साथ प्लस करते हैं उसके बाजू वाला अर्क QR, मेजर अर्क QR, और उसके साथ प्लस करते हैं उसके बाजू वाला अर्क RS, मेजर अर्क RS, तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसका मेजर कितना होता है 360 डिग्री। तो इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो QS जो है वो RS को इक्वल है, RS जो है वो QR को इक्वल है, QR मतलब तीनों एक दूसरे को इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबके प्लेस पे ना सिर्फ QS लिखेंगे क्योंकि हमको QRS फाइंड आउट करना है, बताना है 240 डिग्री। तो उसके बाद ये QS बचता है, तो ये QS के प्लेस पे तो QS लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ या देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर अर्क QS प्लस यहाँ पे अर्क QR जो है उसके प्लेस पे भी QS लिखते हैं, मेजर अर्क QS, और फिर प्लस RS जो है उसके प्लेस भी QS लिखते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अर्क QS और विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे QS था तो यहाँ पे QS लिखा है। इन दोनों को भी हमने QS लिख दिया है यहाँ से फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 और उसके बाद देखिए कि QS प्लस QS करेंगे तो 3 टाइम QS हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 टाइम मेजर अर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। QS प्लस QS 3 हो जाएगा, फिर 3 को वहाँ पे भेजेंगे तो हो जाएगा देयरफॉर मेजर अर्क QS जो है
एक मिनट, क्यू एस ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0, तो देयरफॉर मेजर अर्क क्यू एस जो है वो आपको मिला अभी 120 डिग्री। लेकिन आपको क्यू एस नहीं फाइंड आउट करना, आपको क्यू आर एस जो है वो 240 प्रूव करना है। तो किस तरह क्यू आर एस हम 240 डिग्री प्रूव करेंगे क्यू आर एस? तो देखिए, अब क्यू आर एस को और क्यू एस को अगर मिलाते हैं, ये क्यू एस को और क्यू आर एस को मिलाएंगे तो फिर से एक सर्कल कंप्लीट होता है, और जिसका मेजर फिर से आप समझेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो हम फिर से यहाँ पे क्या लिखते हैं कि मेजर अर्क क्यू आर एस, मतलब ये वाला रेड पोर्शन जो आप देख रहे हो, तो क्यू आर एस फिर प्लस मेजर अर्क क्यू एस, तो इसको प्लस करेंगे तो आपको मालूम है कि पूरा सर्कल कंप्लीट करा तो 360 हो जाएगा, जिसका रीज़न आपको लिखना है वही मेजर ऑफ सर्कल जो यहाँ पे आप लिखोगे। तो उसके बाद फिर क्यू आर एस हमको नहीं पता है तो वो सेम रहेगा, और यहाँ पे लिखना था मेजर ऑफ सर्कल, यहाँ पे नहीं। तो अब देखिए, मेजर और क्यू आर एस सेम रहेगा, मेजर अर्क क्यू आर एस फिर प्लस मेजर अर्क क्यू एस अभी आपको मिला 120 डिग्री, फिर विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 120 वहाँ पे जाएगा तो 360 से माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो वैल्यू आ रहा है वो लिखते हैं। देयरफॉर मेजर अर्क क्यू आर एस ये आपको मिल जाएगा 240। जब आप 360 में से 120 माइनस करो तो आपको मिलेगा 240, और हमको वही प्रूव भी करने का था। तो बस इस तरह आपको ये वैल्यू मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया इन फिगर 3.39, मतलब इस फिगर में कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी को कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको पता है कि जब एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इक्वल होते हैं, तो जैसे अगर ये कॉर्ड दिखेंगे तो ये वाला अर्क और फिर इस कॉर्ड के लिए ये वाला अर्क, दोनों अर्क भी इक्वल हो जाएगा, जो हमने थ्योरम पढ़ा था। तो आप इतना पहले समझिए कि अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम है तो ये अर्क और ये अर्क दोनों सेम हो जाएंगे। फिर हमसे लेकिन क्या बोला कि प्रूव दैट अर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। तो अर्क ए सी और अर्क बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन आपको पता है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये वाला अर्क ए सी बी और इसके लिए सी बी डी दोनों इक्वल रहेगा, जो हम थ्योरम से देखेंगे। तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली कि अर्क या कॉर्ड पहले लिखेंगे कि कॉर्ड ए बी is congruent to chord CD। तो AB CD को इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग अर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग अर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कॉर्ड जो AB है उसके लिए जो अर्क है वो ACB है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर अर्क ACB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अर्क इस कॉर्ड के लिए CBD हो जाएगा, तो अर्क CBD। फिर देखिए ACB जो है हमको तो ये प्रूव करना है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD। तो ACB जो ये अर्क है ACB, तो ACB जो है वो AC और CB से बना हुआ है, जिसको AC और CB को ऐड करके मिलता है। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख देते हैं AC प्लस CB। तो इसके प्लेस पे लिखते हैं कि देयरफॉर अर्क AC प्लस अर्क CB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, और इसके प्लेस पे लिखते हैं CBD के प्लेस पे लिखते हैं CB प्लस BD। तो लिखते हैं अर्क CB प्लस अर्क BD। तो एक बार और बता रहा हूँ कि ACB के प्लेस पे AC प्लस CB लिखा है, और CBD के प्लेस पे हमने CB प्लस BD लिखा है, और इसको बोलते हैं अर्क एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्क एडिशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे भी हम ऐड करके बताते हैं तो वहाँ पे अर्क एडिशन प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आप इतना लिखोगे। फिर अब देखिए कि ये अर्क AC है, ये अर्क CB है, ये भी अर्क CB है। तो अर्क CB मतलब ये वाला, और इसका अर्क CB मतलब ये वाला। तो ये प्लस अर्क CB अगर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और फिर जो बचता है वो यहाँ पे लिखोगे। तो क्या बच रहा है, देयरफॉर अर्क AC इस तरफ बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू अर्क BD राइट हैंड साइड में बच रहा है, और यही आपको प्रूव करना था। तो आप बोल सकते हो कि हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से प्रूव करना था, सिंपल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है, और प्रैक्टिस सेट 3.3 भी यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.4 में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।